Scoring high in the commerce optional requires three things. Number one, latest material. Number two, previous year question coverage. And number three, right practice of the answer writing. Our classroom course of commerce has all these three things. Hello, my name is C. Rahul Kumar. Come and join us. I am Ronak Agarwal. I secured All India rank 13th in the 2019 UPSC exams. My optional was commerce and accountancy, and my background was I am a CA and a CFA, so commerce and accountancy was a logical choice for me. Paper 1 is all about accountancy, financial management, auditing, taxation, financial costing, and financial instruments. And paper 2 is all about management. It has organization theory, organization behavior, it has human relationship management, and it has industrial relations. तो पेपर 2 जो है वो entirely theoretical है, तो उसका एक अप्रोच डिफरेंट होगा. और पेपर 1 है 50% theoretical 50% practical, उसका अप्रोच डिफरेंट होगा. I'll first start with paper 2 क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा रिस्क एरिया होता है. I'll tell you why. पहला बात, क्योंकि थियोरेटिकल है तो इसमें मार्क्स सिक्योर करना डिफिकल्ट है, बट इफ यू कैन फॉलो अ प्रॉपर मेथड ऑफ योर्स तो वो उतना ही स्कोरिंग भी हो सकता है. एंड दूसरा रीजन ये है कि बहुत लोगों के पहला ये सारे टॉपिक्स पढ़े हुए नहीं है. मेरा खुद का, आई एम फ्रॉम कैलकाटा, मेरा सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन है, तो मेरे सिलेबस में बहुत सारा पेपर 2 का कंसेप्ट नहीं था. But if you are from DU1, if you have graduated from those colleges, तो बहुत आपका हो सकता है कि सारा syllabus covered हो. It depends from person to person. But I'll start with paper 2 का strategy first. पहला बात क्या होता है कि मोस्टली हर बार ऐसा होता है कि जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, कंपल्सरी शॉर्ट नोट्स, 5 to 2 शॉर्ट नोट आते हैं ग्रुप, मतलब पार्ट ए में 5 रहते हैं, पार्ट बी में 5 रहते हैं. नॉर्मली हर बार ऐसा होता है कि इन 10 में से 2 या 3 शॉर्ट नोट्स बहुत डिफिकल्ट रहते हैं या अननोन रहते हैं. तो इसी में अगर आप स्कोर कर सकते हैं तो आपका एडिशनल 30 मार्क्स या 20 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा. पहले 20 में आपको जितना भी स्कोर मिले तो एक यहाँ पे आपको जंप स्टार्ट मिल रहा है. सेकंड, यू आर राइटिंग द आंसर एंड द पॉइंट्स व्हिच आर इंक्लूडिंग इट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई विल मेंशन फर्स्ट अबाउट आंसर राइटिंग. सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन में सपोज 3 पार्ट है क्वेश्चन का, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो योर आंसर शुड एक्सप्लिसिटली मेंशन द 3 पार्ट्स अलग अलग से अलोंग विद सब हेडिंग्स. उससे क्या होता है, एग्जामिनर को क्लियरली दिख रहा है कि आपने सारे पार्ट्स को आंसर किया है. बिकॉज बी इट इन जीएस पेपर्स और इन ऑप्शनल्स, द प्राइम रिक्वायरमेंट ऑफ आंसर राइटिंग इज दैट यू शुड एड्रेस द क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन अगर आप उसका सारा पार्ट्स को एड्रेस कर रहे हैं तो यू आर ऑलरेडी हाफ वे देयर. तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि आपको सारा अलग से दिखाना है. सेकेंडली, इवन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन यू शुड introduce some subheadings so that आपके क्वेश्चन आंसर में पर्टिकुलर कोहेरेंस और पैटर्न दिखे. उससे आपका व्यूज में क्लैरिटी आता है, आप खुद बेटर वे से आंसर लिख पाएंगे और एग्जामिनर को भी इजीली चेक करने में इजी होगा. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइटिंग बुलेट पॉइंट्स. क्योंकि मोस्टली जितने भी आंसर होते हैं, मतलब स्पेसिफिकली अपने पेपर 2 में, उसमें मोस्टली सारे पॉइंट वाइज ही आंसर, मतलब पॉइंट्स रहते हैं उस आंसर में. ट्राई एंड राइट दैट इन पॉइंट्स. अगर उस पॉइंट्स का सब हेडिंग्स दे सकते हैं, हेडिंग्स दे सकते हैं तो बहुत अच्छा बात है. इफ नॉट देन ट्राई एंड अंडरलाइन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. एक और चीज व्हिच आई फॉलोड वाज आई कुड राइट विद अ मिक्सचर ऑफ ब्लैक एंड ब्लू पेन्स. तो हम सब हेडिंग्स ब्लैक पेन से लिखता था और मेन आंसर ब्लू पेन से लिखता था. और जो मेन आंसर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आई यूज्ड टू अंडरलाइन दैट विद अ पेन और पेंसिल, व्हाटएवर जैसा टाइम परमिट करता था. बट अगर आप ब्लैक एंड ब्लू बोथ पेन से नहीं लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है. Write with the same ink pen and underline that separately so that वो अलग से दिखे. एक और चीज which I tried to do was I tried to include some diagrams, some word diagrams or some good arts which was actually portraying the main crux of the answer but making the paper also pleasing to the eye. I'll just give an example. अगर suppose एक particular question है जहाँ पे organization structure का question है, वहां पे आप जितना ज्यादा लाइन डायग्राम्स या वो सब बनाएंगे उतना ज्यादा आपका आंसर को क्लैरिटी मिलेगा.
along with that, suppose एक question है formal और informal organization के ऊपर question है अगर suppose, तो what I did was कि I googled each and every topic. Suppose अगर अपने paper 2 में 100 topics है, तो मैंने हर एक topic के बारे में Google किया और Google में उसका images में गया, और images में जो जो अच्छे diagrams हैं जो मेरे answer का quality को बढ़ा सकते थे, I just copied those diagrams at the place wherein जहाँ से हम नोट्स पढ़ रहा था. मतलब अगर सपोज हम मेरा सपोज पेज नंबर 2 में उस वो पर्टिकुलर टॉपिक है, हम उस टॉपिक के बगल में वो डायग्राम बना लेता था, या फिर वहाँ पे एक पेज में डायग्राम बना के इस टॉपिक के साथ में रख देता था. तो जब भी हम वो टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं, हम वो डायग्राम भी रिवाइज कर लिया. उसके कारण आपके आंसर को एक्स फैक्टर मिलता है. दूसरा, आप टाइम सेव करते हैं, बिकॉज इफ यू आर पोर्ट्रेइंग योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम, आपका टाइम बहुत हद तक सेव होगा क्योंकि सेंटेंसेस में आपको नहीं लिखना पड़ेगा. और तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज प्लीजिंग टू द आई. एक और चीज ये तो हो गया जब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कुछ कंटेंट को डायग्राम से. बहुत बार क्या होता है, आप कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर राइटिंग व्हाट आर द फीचर्स ऑफ हेनरी फ्योल्स थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, तो फीचर्स ऑफ हेनरी फ्योल्स थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट करके अगर आप एक बॉक्स बना लेते हैं और फिर ऐसे ऐसे करके ब्रांचेस कर दीजिए और फिर बगल में यहाँ पे लिखते जाइए. उसके कारण क्या होगा, आपका स्पेस उतना ही लग रहा है बट थोड़ा अपीलिंग हो रहा है, प्लस it might actually make your answer writing का speed greater. ये एक चीज आप कर सकते हैं, और इसके लिए आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा. एंड इट्स नॉट दैट कि हम बहुत पहले से कुछ प्रैक्टिस कर रहा था. आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग ओनली आफ्टर माय प्रीलिम्स, एंड इट इज टोटली डूएबल. ऐसा कुछ नहीं है कि पॉसिबल नहीं है आफ्टर प्रीलिम्स देने का, प्रैक्टिस करने का. दिस वाज अबाउट आंसर राइटिंग. नाउ उस आंसर का थोड़ा कंटेंट का लेवल कैसे आप एलिवेट कर सकते हैं. जितने भी करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स मतलब अगर आप फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं, जहां से भी जो करंट लाइफ एग्जांपल्स हैं, जो करंटली सिनेरियो में एक साल में चल रहे हैं, अगर आप उसको अपने आंसर में इंक्लूड कर देते हैं तो आंसर क्वालिटी बहुत इंप्रूव कर जाता है. और कैसे इंक्लूड करना है, आप अलग से हेडिंग दीजिए एग्जाम्पल, उसको अंडरलाइन कीजिए और डैश देके उसके बगल में एग्जाम्पल लिखिए, तो वो अलग से दिख जाएगा. सपोज CSR के ऊपर क्वेश्चन है या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन है, यू कैन इजीली गिव द एग्जांपल ऑफ द टाटा सन्स केस जो अभी रिसेंटली हुआ था, तो वो अगेन थोड़ा एलिवेट कर दिया आपके आंसर को. along with that, I had done some homework about finding quotations on some particular topics. जैसे गोल सक्सेशन एक टॉपिक है, या फिर जैसे हम आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फर्स्ट चैप्टर जो थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर थ्योरी का जो भी चैप्टर है, उसमें क्या हुआ था, देयर आर मेनी सब टॉपिक्स बट दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. दोज कैन एक्चुअली बी यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द अदर टॉपिक्स एज वेल. उसके लिए आई प्रिपेयर सम कोटेशंस ऑन एवरी टॉपिक, एंड जहां जहां हो पाता था आई यूज्ड टू राइट दैट कोटेशन इन द आंसर. उससे आपका आंसर का लेवल अगेन एलिवेट हो जा रहा है. तो जो कॉमन पॉइंट्स है तो सबको ही लिख रहे हैं, आप अपना डायग्राम से एलिवेट कर दिए, सब हेडिंग से एलिवेट कर दिए, सब पॉइंट से एलिवेट कर दिए, प्लस आपका एग्जांपल से एलिवेट कर रहा है, कोटेशन एलिवेट कर रहा है. These help you in getting extra marks in your options. This was about paper 2 का answer writing pattern. Now the sources, I followed very compact and exhaustive sources. हम खाली 2 tuition materials use किया था, एक वाजीराम एंड रवि का पूरा tuition material और रैंकर्स का पूरा tuition material. I just bought the 2 from the market and read them thoroughly, and it was more than sufficient. Along with that, उसके ऊपर I did all my own homework. मतलब जो हम आपको बताया डायग्राम बनाने वाला चीज, कोटेशंस वाला चीज, एग्जांपल्स वाला चीज, तो दीज आर समथिंग्स व्हिच यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन. कोई आपको अलग से नहीं बता पाएगा कि इसको ऐसे करो. दिस इज अबाउट पेपर 2. नाउ कमिंग टू पेपर 1. पेपर 1 में क्या है कि बिकॉज 50% थ्योरी है, 50% प्रैक्टिकल है. कमिंग टू फर्स्ट द प्रैक्टिकल पार्ट, अगर आप सीए किए में मेरा आईपीसीसी में क्या हुआ था, मतलब आईपीसीसी का जो मटेरियल है दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द पेपर 1 बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन है, एंड इफ नॉट कॉमन इट इज बेस्ड ऑन द सिमिलर कंसेप्ट्स. तो आप उससे भी पूरा कंप्लीट कर सकते हैं. आईपीसीसी का प्रैक्टिस मैनुअल है, सीए इंटर का मतलब उसका प्रैक्टिस मैनुअल है, उसका स्टडी मटेरियल है. अगर आपका ट्यूशन नोट्स है, दोज आर इक्वली सफिशिएंट. नहीं तो आप अपनी ग्रेजुएशन का बुक से कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप वाजीराम रवि या फिर रैंकर्स के नोट से कर सकते हैं. ऑल आर इक्वली गुड. द मेन थिंग बिहाइंड द बुक टू रेफर इज दैट योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर. अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो फिर कोई इश्यू नहीं आने वाला थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल पार्ट में. एटलीस्ट हाउ टू अप्रोच द प्रैक्टिकल आंसर राइटिंग, क्योंकि ये इसमें खाली आपको आंसर नहीं निकालना, इसमें बहुत डिटेल में आपको आंसर को समझाना भी है. आई विल जस्ट गिव एन एग्जांपल. अगर सपोज एक क्वेश्चन है ऑन जर्नल एंट्री ऑन
एक पास द जनरल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। सपोज उसमें कुछ कुछ दिया हुआ है कि इतना ऐसे ऐसे अलॉटमेंट हुआ, ऐसे ऐसे कॉल मनी आया, ऐसे ऐसे कोई दे नहीं पाया, फॉरफिट हो गया, री इशू हुआ, सपोज एक पूरा क्वेश्चन है। ऑन दैट यू शुड स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन। अगर आपको सेक्शन नंबर पता है कंपनीज एक्ट का वेरी वेल, यू कैन राइट दैट। एक और चीज आप करिए, कुछ कुछ सेक्शन नंबर याद कर लीजिए, बोनस इशू का सेक्शन नंबर याद कर लीजिए, इशू ऑफ शेयर कैपिटल का याद कर लीजिए, डिस्काउंट का याद कर लीजिए, प्रीमियम का याद कर लीजिए, होगा आपका आंसर को अगेन एक वैरायटी मिलेगा। सपोज एक क्वेश्चन डेप्रिसिएशन के ऊपर है, उसमें एएस और इंड एएस का नंबर डाल दीजिए। और सपोज आपका एक क्वेश्चन स्टॉक वैल्यूएशन के ऊपर है, उसमें एएस डाल सकते हैं। तो दीज विल एलिवेट द लेवल ऑफ योर आंसर्स बिकॉज यू आर इंट्रोड्यूसिंग विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वैलिड पॉइंट व्हिच इज एक्चुअली अ लॉ। दूसरा, उसमें आप जिस भी लिख सकते हैं पूरा क्वेश्चन का, दिस क्वेश्चन डील्स विद व्हाटएवर टॉपिक इज एंड इसमें ये कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है। बस इतना अगर आप लिख देंगे तो बहुत अच्छे से आपका इंट्रोडक्शन हो गया। देन यू गो फॉर द मेन वर्किंग, मेन आंसर। देन यू राइट जर्नल लिख के आप अपना पूरा जर्नल पास कर दीजिए। इसमें आप फॉर्मेट का और परफॉर्मा का बहुत ध्यान रखिएगा, चाहे जर्नल हो, चाहे लेजर हो, चाहे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम हो, चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन हो, फॉर्मेट फॉलो करिएगा। डेबिट क्रेडिट अगर टी फॉर्म है तो डीआर सीआर पक्का लिखिएगा। दीज एक्चुअली मैटर इन दी एग्जाम्स। अब सपोज आपका पूरा आंसर आ गया, नाउ यू गो फॉर थर्ड पार्ट विच इज वर्किंग नोट्स। सपोज हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का एक क्वेश्चन है, उसमें अपने यहाँ पे लिख दिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर प्रीवियस ईयर इतना एंड असेसमेंट ईयर इतना। फिर फर्स्ट आ गया सपोज सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब वहां पे आप बगल में खाली अमाउंट लिखेंगे और बगल में वर्किंग नोट 1 लिख दीजिए, और वर्किंग नोट्स के अंदर 1 देके लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम, डैश देके फिर आप उसका कंप्यूटेशन करिए। सिमिलरली सपोज पीजीपीपी है तो वापस वर्किंग नोट नंबर 2 कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड देन डू दैट। ये कोई भी चीज में एप्लीकेबल हो सकता है। अगर आपका सपोज एफएम का क्वेश्चन है जिसमें वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन आया है कुछ पर्टिकुलर, उसमें ये अपने को वैल्यूएशन करना पड़ता है ओपनिंग स्टॉक का, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक का, फिनिश गुड्स का। तो ये सब आप वर्किंग नोट्स करके नीचे दिखा सकते हैं, उससे बहुत अच्छा क्लैरिटी आता है और आपका एक क्लियरली समझ में आता है, आपके माइंड में पूरा चीज मैप्ड है। हाय, मेरा नाम शिवानी गोयल है एंड मेरी सिविल सर्विसेज 2017 में रैंक 15 आई है। आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम SRCC एंड मेरा ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था। सो आई विल बी फोकसिंग अपॉन कि आप कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सो स्टार्टिंग विद पेपर वन में जो भी आपने सब्जेक्ट्स करे हैं अपने ग्रेजुएशन या चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, लाइक टैक्सेशन, अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सारे आपके सब्जेक्ट्स आते हैं। सो इस पेपर में आपके 2 तरीके के क्वेश्चंस होंगे, आपके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे और कुछ आपके थ्योरी क्वेश्चंस होंगे। सो स्टार्टिंग ऑफ विद प्रैक्टिकल, 2 चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू प्रिपेयर फॉर कॉमर्स ऑप्शनल, कि योर 2 गाइड्स वुड बी फर्स्ट योर सिलेबस एंड सेकेंड वुड बी योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्योंकि सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी आपने ग्रेजुएशन में करा है वो आपको सब कुछ नहीं करना। देयर वुड बी फ्यू सिलेक्टेड टॉपिक्स जिस पे आपको फोकस करना है। सो आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं एंड देन यू नीड टू फोकस अपॉन दोज टॉपिक्स ओनली। द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे ये जानने के लिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेपिटेशन इन द काइंड ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। सो आप दैट इज़ वाई आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखिए। प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए आप अपनी प्रैक्टिस रेगुलर रखिए। जैसे मैं अपना पर्सनली मैंने अपना एक चार्ट बना लिया था एंड आई आइडेंटिफाइड कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं उससे ऑल्टरनेट डे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते थे वो मैं प्रैक्टिस कर लेती थी। जैसे लेट अस से टैक्सेशन है तो ग्रॉस टोटल इनकम का क्वेश्चन जनरली बहुत बार आता है, सो दैट इज़ वाई मैं हर ऑल्टरनेट डे उसकी प्रैक्टिस कर लेती थी। सो आप ऐसे आप अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। थ्योरी के लिए आप देखिए कि जो आपका क्वेश्चन 1 है एंड क्वेश्चन 5 है वो आपके थ्योरी के हैं। सो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए कि कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेपिटेशन। लाइक जैसे आपका मॉडर्न मिड गिलानी हो गया, हर साल एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे क्वेश्चन आता है, वॉल्टर मॉडल जैसे हमारे टाइम आ गया। सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी, इनमें बहुत ज़्यादा रेपिटेशन होती है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए एंड कीप ऑन रिवाइजिंग दीज जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। सो ऐसे आपका थ्योरी पोर्शन कवर हो जाएगा। देन एज फार एज द सोर्सेज आर कंसर्न्ड, जो भी आपने ग्रेजुएशन या जो भी आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जो भी आपके सोर्सेज थे आप उन्हीं से प्रैक्टिस करिए। ऐसा कोई नया सोर्स आपको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है।
कुछ अगर आपके यूनिक आपके लेटेस्ट से सोर्सेज हैं जो आपने पहले नहीं करे, सो फॉर दैट आई रेफ़र टू एक रैंकर्स क्लासेस है, उनका आप मटेरियल आप पे आप फोकस आप वो ट्राई कर सकते हैं. सो दैट इज़ मोर और लेस अबाउट पेपर 1. फिर आता है पेपर 2 विच इज़ 100% इट्स अ थ्योरी टॉपिक. उसमें आपके 4 मेजर ब्रांचेस हैं. आपकी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस. सो आपको 2 चीज़ों पे यहाँ पे फोकस करना है, आपकी कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स. सो फॉर कंटेंट व्हाट यू कैन डू, वैसे तो बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे एमकॉम में है हमारी सिंह एंड छाबरा, बट व्हाट आई डिड वाज दैट आई वेंट इन फॉर अ मोर कंसोलिडेटेड वर्जन ऑफ नोट्स अवेलेबल इन द मार्केट. तो दैट इज़ वाई मैंने रैंकर्स क्लासेस के नोट्स को मैंने उन्हीं पे फोकस किया एंड मैं उन्हीं को रिवाइज करती रहती थी. एंड व्हाट आई डिड वाज कि मैंने अपने नोट्स को कंसोलिडेट करती रही. सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप अपने मिनिमम सोर्सेज रखिए इन 4 सब्जेक्ट्स के, जो जैसे मैंने रैंकर्स क्लासेस के नोट्स पे फोकस किया, और उन नोट्स को आप कंसोलिडेट करते रहिए सो दैट यू हैव की वर्ड्स जो आपके पेपर में आपको यूज़ करने हैं वो आपके पास हैंडी रहें. सो कंटेंट को आप ऐसे फोकस करिए. दूसरा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपका पेपर 2 में है, दोज आर योर प्रेजेंटेशन स्किल्स. सो ये प्रेजेंटेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप से ऐसा होगा कि 2 एस्पिरेंट्स सेम कंटेंट लिख रहे हैं बट उनकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट होगी, मार्क्स में वेरिएशन बहुत ज़्यादा आएगा. सो दैट इज़ वाई आपको देखना है कि आप कैसे उसी सेम कंटेंट को आप कैसे बेटर वे में प्रेजेंट कर पा रहे हैं. सो लेटेस्ट से आपका क्वेश्चन है. सो फर्स्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिवाइड दैट क्वेश्चन इनटू वेरियस पार्ट्स एंड ट्राई टू हैंडल दैट क्वेश्चन वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली. सो एज फार एज द प्रेजेंटेशन इज कंसर्न, रादर देन आप टॉप से बॉटम आप पैराग्राफ फॉर्म में लिख रहे हैं, बी अ लिटिल क्रिएटिव. आप टेबल्स डालिए, डायग्राम्स डालिए, आप बुलेट पॉइंट्स डालिए. सो दैट वुड इन अ वे मेक योर आंसर मोर प्रेजेंटेबल. आप क्या कर सकते हैं कि टू अवॉइड मेकिंग योर आंसर वेरी जेनरिक, ऑलवेज ध्यान रखिए आप कैसे थिंकर्स एंड थ्योरीज़ का नाम डाल सकते हैं. जैसे आपने एल्टन मेयो है तो उनकी हॉथॉर्न स्टडीज़ है, जो भी आप थ्योरीज़ जो भी आप थिंकर्स पढ़ रहे हैं तो उनका आप अपने आंसर्स में उनका ज़रूर आप मेंशन करिए सो दैट योर आंसर डज नॉट लुक वेरी जेनरिक. सो आप सबसे पहले डिमांड समझिए क्वेश्चन की, डिवाइड इट इनटू वेरियस टॉपिक्स, सब हेडिंग्स दीजिए, डायग्राम्स का यूज़ करिए, थिंकर्स एंड वेरियस जो भी आप थ्योरीज पढ़ रहे हैं उनका भी मेंशन करिए. ऑल्सो ट्राई टू इंक्लूड वेरियस एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज इन ऑर्डर टू गिव अ बेटर फील टू योर आंसर. देन एक जनरल टिप कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान दीजिए ड्यूरिंग द एग्जाम. सो अपने मॉक टेस्ट देते रहिए, उससे आपको पता चलेगा कि आप अपना पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं. सो मॉक टेस्ट दीजिए एंड अपना पेपर 1 में प्लीज़ टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी दोनों का ध्यान रखिए. सो मॉक टेस्ट से आपको अपनी गलतियाँ पता चलती रहेगी और आपको टाइम मैनेजमेंट भी आपका इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर इट. सो एज फार एज द सोर्सेज आर कंसर्न्ड, पेपर 1 के लिए जैसे मैंने बताया कि आप अपने जो आपने अपनी ग्रेजुएशन में या जो भी आपने CA में सोर्सेज रखे, जैसे जो बिल्कुल टिपिकल सोर्सेज होते हैं, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए रुस्तगी सर की बुक है, मैंने कॉस्टिंग के लिए आशीष कालरा सर की बुक करी. सो जो भी आपने करे हुए हैं सोर्सेज, उन्हीं पे फोकस करिए. और कुछ अगर आपके कुछ नए टॉपिक्स हैं तो उनके लिए मैंने रैंकर्स क्लासेस का मटेरियल पे मैंने फोकस किया. सो सोर्सेज मैंने अपने मिनिमम रखे. देन एज फार एज पेपर 2 इज़ कंसर्न, मैंने जनरली रैंकर्स क्लासेस का नोट्स पे मैंने फोकस करा एंड उन्हीं को आप प्लीज़ फोकस करिए और उन्हीं नोट्स को आप कंसोलिडेट करते रहिए. सो ये मेरे सोर्सेज थे पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए. सो ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था. सो आई टेल यू अबाउट कि मैंने क्या इम्प्रूवमेंट करी अपने सेकंड अटैम्प्ट में ओवर माय फर्स्ट अटैम्प्ट एक्सपीरियंस. सो पेपर 1 में आपका जैसे मैंने बताया कि एक प्रैक्टिकल है और थ्योरी है. सो आप बहुत ही स्ट्रैटेजिकली चलिए कि लेटेस्ट से कि आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है तो मैंने अपना हमेशा से ओवर द मतलब जो भी 3 और 4 मंथ्स से प्रिपरेशन की तो मैं उसमें बहुत रेगुलरली प्रैक्टिस करती थी. इनफैक्ट एवरी डे आई यूज टू प्रैक्टिस फॉर लाइक 1 आवर जो भी मेरा प्रैक्टिकल पोर्शन था. सो व्हाट दैट इंश्योर्स कि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी और आप टाइम मैनेजमेंट आप जल्दी आप अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे. सो आप बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंटिल आपका जब तक आपके फाइनल एग्जाम्स अप्रोच नहीं करते तो आप अपना रूटीन में रखिए प्रैक्टिस. सो दैट वुड हेल्प यू इन आपका प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ पेपर 1. थ्योरी में मैंने पेपर 1 में इतना फोकस नहीं किया था. सो इस बार मैंने क्या किया कि जो भी क्वेश्चंस आ रहे थे, जो भी जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, तो मैंने उनके पहले ही क्रिस्प एंड शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए. कोई भी टॉपिक लीजिए, उसके आप 150 वर्ड्स के नोट्स बना लीजिए एंड कीप ऑन रिवाइजिंग दैट. सो दैट इज़ वन थिंग विच यू कैन डू फॉर पेपर 1. पेपर 2 में
आप ध्यान दीजिए, आप अपने सोर्सेज मिनिमम रखिए, आप सोर्सेज अपने कुछ मिनिमम सेलेक्ट करके आप उन्हीं को कंसोलिडेट करते रहिए। आप अपने कुछ कीवर्ड्स अपने नोट्स में डाल दीजिए और बहुत ध्यान दीजिए कि आप प्रेजेंटेशन को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इसके लिए आप मॉक टेस्ट दीजिए एंड यू टेक गाइडेंस फ्रॉम द टीचर्स कि कैसे आप उस सेम कंटेंट को आप बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन, कीप वॉचिंग DKT एंड थैंक यू। हेलो एवरीवन, जैसा मैंने बताया कि ये अटैम्प्ट मैंने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल के साथ दिया था, तो मैं आपसे अपने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल के टिप्स जो मैंने फ़ॉलो की थी, थोड़ी गाइडलाइंस जो मैंने फ़ॉलो की थी और जो मुझे आंसर राइटिंग में, प्रेजेंटेशन में या फिर सिलेबस को कवर करने में हेल्प की, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस सबसे बड़ा है क्योंकि पेपर 1 का जो सेकेंड पार्ट है वो ऑलमोस्ट पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही है। थियरी एंड प्रैक्टिकल बोथ अगर इंक्लूड कर दे तो इट इज़ ऑलमोस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उसका जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है अगेन वो IPCC वाला पार्ट है, जिसमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आता है, जिसमें आपका कैपिटल बजटिंग आता है और डिविडेंड थियरीज़ एंड वो सारी की सारी चीज़ें आती हैं। तो ये मोस्टली मेरा अपने IPCC के नोट से कवर हो गया था। और जो थियरी वाला पार्ट है वो अधिकतर थियरी IPCC और CA फाइनल में कंबाइंड है। तो जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं और ऐसे 3-4 चैप्टर्स हैं, वो CA फाइनल के सिलेबस में अच्छे से कवर थे और पढ़ा हुआ भी रिसेंटली था। तो मैंने वही नोट्स अपने कंटिन्यू कर लिए और उससे अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया। तो इससे मेरा FM का अगेन आपको आंसर राइटिंग पे भी और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे भी फोकस देना है। तो आपको अपनी प्रैक्टिस रेगुलर करनी पड़ेगी। आप हर 6-7 दिन के अंदर आप कैपिटल बजटिंग या वर्किंग कैपिटल का कोई एक सम उठा लीजिए। अगर आप उसे स्पीड के अंदर और इजीली एक्यूरेटली सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि पेपर में भी आप इजीली वो कर पाएंगे। उसके बाद आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस ऑलमोस्ट CA IPCC का पूरा कॉपीड है। तो CA IPCC के जो मेरे नोट्स थे, क्लास के नोट्स थे और अपने पर्सनल जो भी मैंने बुक से बनाए थे, इंस्टीट्यूट के मटेरियल से जो थियरी के नोट्स बनाए थे, वो बहुत हेल्प कर गए क्योंकि वो पहले पढ़ा हुआ भी था एंड ऑलमोस्ट ऑल उससे पूरा का पूरा कॉपीड है। तो वो एक फ़्लो मेंटेन रह गया और उसकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रिपरेशंस भी बहुत ईजीली हो गई। देन आपका अगला पार्ट आता है टैक्सेशन। टैक्सेशन का अगेन सिलेबस लिमिटेड है, जो इन्होंने दिया, इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पर डाल भी रखा है, UPSC ने अपनी वेबसाइट पर डाल भी रखा है। तो आप वही फॉलो कर सकते हैं। जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, रेजिडेंशियल स्टेटस है और आपका डिडक्शंस ऑफ इनकम है, एग्जम्पशंस फ्रॉम इनकम है, क्लबिंग एंड सेट ऑफ वाला पार्ट है। तो ये सारा इंस्टीट्यूट की एक बुक आती है प्रैक्टिस मैनुअल, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट की प्रैक्टिस मैनुअल वाली बुक जो IPCC वाली थी। तो मैंने उसका नया एडिशन इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया। उसमें समराइज प्रोविजंस दे रखे हैं और उसके बाद में उसके क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। तो लगभग सारी प्रिपरेशंस उससे मेरी पूरी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद आते हैं ऑडिटिंग वाले पार्ट पर। ऑडिटिंग के अंदर बहुत ही छोटा सिलेबस है और उसके नोट्स आपको इजीली मार्केट में भी मिल जाते हैं और IPCC की अगर आपने प्रिपरेशन की है तो सिर्फ 3 या 4 चैप्टर्स ऐसे हैं, वाउचिंग, वेरिफिकेशन और बेसिक ऑडिट के कॉन्सेप्ट्स जो आपके सिलेबस में हैं, तो आपको सिर्फ वो कवर करने रहते हैं। तो इस तरह आपके पाँचों के पाँचों पार्ट, अकाउंटेंसी, SF, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन, ये इजीली कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ खास बातें हैं जो आपको पेपर 1 में ध्यान रखनी है कि कुछ जो लोग होते हैं दे कंप्लेन अबाउट लेंथ, लंबाई थोड़ी पेपर की लंबी आ जाती है तो पेपर थोड़ा छूट जाता है। इसको अवॉइड करने के लिए आप एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कितने अटेंड करने हैं और कौन से चैप्टर के करने हैं। सपोज़ मैंने 2-3 पेपर दिए और मैंने एनालाइज़ किया कि अगर मैं फाइनल अकाउंट्स का या अमालगमेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने जाता हूँ या फिर टैक्सेशन के अंदर मैं बिजनेस एंड प्रोफेशन का या सैलरी का क्वेश्चन अटेंड करने जाता हूँ तो मेरा टाइम ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है और मेरे मार्क्स कम सिक्योर होते हैं। तो एक्चुअल पेपर के अंदर मैं वो अवॉइड कर सकता हूँ। इंस्टेड आई कैन फोकस ऑन थियरी पार्ट जो टाइम पे कंप्लीट हो जाता है। तो आपको जब तक आप 2-3 पेपर ऐसे देंगे, 3-4 पेपर ऐसे देंगे तो आपको आपकी स्ट्रेटेजी का आइडिया लग जाएगा कि आपकी क्या कंपलसरी को अटेंड करने की, क्या आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करने की, ऑप्शनल सिलेक्ट करने की और उसके अंदर से कौन से क्वेश्चन अटेंड करने की, किस सीक्वेंस में अटेंड करने की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। तो पेपर में आपका वो पूरा फ्लो बना रहेगा तो आपका एक पेपर 1 पूरा ईजिली अटेंड हो जाएगा। पेपर 1 को पूरा अटेंड करना ही अपने आप में एक अच्छी बात है और मोस्टली उसमें मार्किंग भी अच्छी हो जाती है और मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं। तो इस तरह से पेपर 1 पूरा कंप्लीट हो जाता है। पेपर 2 की अगर बात करें, पेपर 2 इज़ मोस्टली फोकस ऑन थियरी। 250 के 250 मार्क्स लगभग थियरी हैं और पेपर 2 के 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशन थियरी,
सेकंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, थर्ड आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस, फोर्थ आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसमें जो रेफरेंस बुक्स हैं जो पास्ट ईयर के टॉपर्स ने सजेस्ट कर रखी है वीडियोज़ में, मैंने वो वाली बुक्स रेफ़र की थी। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के लिए SP रॉबिन्स की बुक है। कुछ पास्ट ईयर के टॉपर्स हैं, उन्होंने अपने नोट्स भी बना रखे हैं उन बुक्स के रिलेटेड, तो वो भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वो भी आप निकाल सकते हैं। और उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इस बार एक नई बुक मैंने रेफ़र की थी, गैरी ड्रेसलर की वो बुक थी। उसमें थोड़े एमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स जो HRM के हैं, स्ट्रेटेजिक पे पैकेजेस हो गए, और नई कुछ डिजिटल प्रैक्टिसेस हैं जो HR में इनकॉर्पोरेट हो रही है, और कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो इंडिया के HR मैनेजर्स लेट है थोड़ा अडॉप्ट करने में, लेकिन अब अडॉप्ट कर रहे हैं। तो वो चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है उस बुक के अंदर। तो मैंने वो बुक रेफ़र कर ली थी, और उसी बुक के अंदर ही मैंने थोड़ा एडिट करके छोटे छोटे नोट्स बना लिए थे कि खासकर मुझे लास्ट डे क्या रेफ़र करना रहेगा। तो इस वजह से मेरा पूरा HRM ईजीली कंप्लीट हो गया। और उसके बाद आपका बचता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। उसमें आपका लेबर कोड, लेबर लॉ और ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन मुंबई यूनिवर्सिटी से की थी, तो फाइनल ईयर में एक उसका सब्जेक्ट होता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो उसके जो नोट्स बुक वाली बुक है उसके अंदर ये सारी चीज़ें डिटेल में कवर थी। इंडिया का ट्रेड यूनियन मूवमेंट हो गया, फिर आपका आर्बिट्रेशन प्रोसीजर्स और आपके ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर्स हो गए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें मोस्टली उसमें कवर थी। तो मेरा इजीली उससे कवरेज भी, रिवीजन ही करना था तो इजीली कवरेज भी हो गया और अच्छे से रिवाइज भी हो गया। दैट वे योर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी विल बी कंप्लीट। Hello everyone, my name is Shivakshi Dikshit and I've secured AIR 64 in UPSC CSE 2020. This video is to specifically discuss my optional strategy, which was commerce and accountancy. The pros and cons of commerce as an optional, if we look at it, I think the biggest benefit is that you're already familiar with the subject, so you don't have to spend a lot of time as you would have to do for a new subject. And with a little bit polishing, you can get a very good score in your own subject. Then second advantage is that accountancy is quite scoring because of its numerical based questions. And cons, basic I think issues are that it does not overlap at all with GS, and it's a bulky optional. Both commerce and accountancy are quite bulky subjects in our domain, and even if we are just revising it, and we've done it at some point in our academic history, we will take around 4 to 5 months to properly revise it. Then accountancy requires regular practice. So there are questions and topics like financial management and income tax that cannot be left untouched for long. So you'll have to keep revising it so that you don't lose accuracy and speed in those topics. Another difficulty that I faced was with regards to resources. So there is very little UPSC oriented material that is available for this optional. We have to rely on our graduation books and some market material that is there in the market. So that is there, but of course when you have to do your proper and a very honest cost benefit analysis, and a very honest analysis would tell you the level of comfort that you have in this particular optional. If you are comfortable with accountancy specifically, which is a huge deciding factor, then it is definitely an optional that you should go for. But if you think that even after spending a lot of time you may not get to a very comfortable or scoring point in accountancy, then I think you shouldn't hesitate in taking up other subjects. So do a very honest analysis for yourself. Look at the syllabus in a very detailed manner. Also look at the previous year papers. But the myth that there is that only people who've done graduation from a very good college, or only people who have completed their CAs can take this up as a subject, that is not true. The difficulty level of questions is not that high. So then we move to the book list. I referred to my graduation books for most of the syllabus of accountancy because those were the books that I read from initially, and I was comfortable with those books.
Accountancy is a mathematical subject, and the treatment is the same in every book. So I referred to B.K. Goyal sir's book for corporate accounts and financial accounts. Then I referred to M.N. Arora sir's book for cost and management accounting. I referred to R.P. Rustagi sir's book for financial management, and Girish Ahuja sir's book for income tax. If you have covered it from any other book, even then I feel the books are a little lengthy source for such topics. They are management related topics, and it's very difficult to complete the syllabus if we start reading lengthy books on them. So I refer to Ranker's classes notes on these topics. They are very, very well consolidated material, and I made crisp handwritten notes for revision purposes out of the Ranker's material, and I was easily able to elucidate on those points in the actual exam. So with that, I think that would be a sufficient book list. Apart from the UPSC CSE examination, I also wrote the UPPCS examination, for which my book list was pretty much the same. I took the same option, but there are certain topics which are added, like hire purchase system and branch accounting in accountancy, for which I again used my financial accounts book by B.K. Goyal sir. So after the book list, we talk about the strategy. That is, how do we cover the syllabus and how do we revise it? So the logical thing to do is that those portions of the syllabus that are completely new to you, उनको आप पहले complete कर लें, and then you move to the known parts जिनको सिर्फ revise करना बचा हुआ है. But if the timeline or the time frame before your exam is very less, then you move to the value based covering of the syllabus. So फिर जो टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं या जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, कॉन्फिडेंट हैं, उनको आप पॉलिश करिए so that you're able to score better. What I did was I completed accountancy before. I started with accounts, and I did it on purpose so that जो topics accounts में मेरे weak हैं वो मुझे clear हो जाए, and मैं उन्हें अच्छे से revise कर पाऊँ, बाद में भी मेरे पास time रहे इसलिए. So I was able to find out that questions like capital budgeting and basically financial management and income tax related questions, they need repeated revisions or repeated practice. So after completing accountancy, I prepared a revision plan for accounts, and then I started doing commerce. Every week I would revise or practice those questions from accountancy so that I did not completely lose a touch in them. And it really helped me because after prelims, when I started revising the optional and writing the tests, I was not completely out of touch. Then commerce को revise करने का एक अच्छा तरीका ये है that after completing your notes once, we can make handwritten crisp notes for revision purposes. I was able to condense my notes into very short notes, especially for OT and OB, because they are very lengthy. There are theories, there are pros and cons attached to every theory, and one has to remember them very, very properly to be able to write it. So make your self notes out of that particular note. And also, because the nature of questions is even for topics like HRM or IR, we are given 15 mark, 20 mark questions, and we need at least 10 to 12 subheadings to write in those questions. On the spot, आप कितना भी अच्छा अगर टॉपिक को समझते हैं, on the spot you will maximum be able to think of 6 to 8 subheads, right? So if you have prepared notes somewhere and उसको आपने बहुत बार रिवाइज किया हुआ है, तो उसकी पिक्टोरियल इमेज आपके सामने आ जाती है जब आप actually आंसर लिखने जाते हैं, and it really helps you, it really gives you points to write in that moment. So then we come to the answer writing part, which is a very, very important part of the entire preparation. So थ्योरी के आंसर्स की अगर हम बात करें तो लोग कॉमर्स के पार्ट पे बहुत ध्यान देते हैं आंसर राइटिंग पे, बट अकाउंटेंसी की थ्योरी को अक्सर नेग्लेक्ट करते हैं. दे फोकस मोर ऑन न्यूमेरिकल्स, बट इफ़ यू लुक एट दी प्रीवियस ईयर पेपर्स, theory forms a large part of accountancy paper as well. So it's important कि हम accounts का जो भी part cover कर रहे हैं
न्यूमेरिकल्स, उससे अटैच्ड उस टॉपिक में जो भी थ्योरी है वी रिवाइज इट देन एंड देयर. ऑलवेज स्किम थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स कि किस तरह की थ्योरी पूछी जाती है. कई बार रिपीटेड नेचर रहता है स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चंस का, सो इट्स बेटर टू कंसोलिडेट मटेरियल ऑन दैट. I used to take PDFs. I used to make PDFs for such theory, especially corporate accounts और financial accounts जैसी जो thick books है हमारी. लास्ट मोमेंट पे उनसे रिवाइज करने से ईजी हो जाता है अगर आपके पास कहीं कंसोलिडेटेड मटेरियल है. सम पीपल डू इट फ्रॉम रैंकर्स नोट्स, सम पीपल प्रेफर टू मेक हैंड रिटन नोट्स. सो वट एवर इट इज़, मेक श्योर आपके पास अकाउंट्स की थ्योरी के लिए भी प्रिपेयर्ड नोट्स हैं सो दैट यू आर एबल टू अटेम्प्ट दैट टेक्निकल थ्योरी वेरी प्रॉपरली. देन कॉमर्स की थ्योरी की हम बात करें, हाउ टू राइट क्वालिटी आंसर्स. So the first thing is to select questions very properly. Make sure you know and you've read all the sub parts of the questions properly before selecting them. Then keep yourself to the point. Do not beat around the bush. It's an academic subject. They test your depth of understanding and your ability to think on that topic. So make sure you're giving them very relevant points. And always divide your answer into different relevant portions. So if the question has 3 or 2 subparts, if it's a 20-mark question and there are 4 pages that are given to you, make sure you are giving equal amount of importance to each part of the question. And then we come to the diagram part कि डायग्राम कहाँ पर बनाने चाहिए, फ्लो चार्ट्स कहाँ पे बनाने चाहिए. सो OT एंड OB में देर आर थ्योरीज जहाँ पे प्रॉपर डायग्राम्स हैं जिनसे आप उन थ्योरीज को एक्सप्लेन करेंगे, तो वो डायग्राम्स डेफिनेटली यूज़ होने हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्लो चार्ट्स कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन अ शॉर्ट स्पेस एंड इन लिमिटेड वर्ड्स. सो वेर एवर यू थिंक दैट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज सच वेयर फ्लो चार्ट विल वर्क, वहाँ पर ही आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं. आपके पास अगर टाइम कम है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है आपके पास प्रेजेंट करने के लिए, you don't want to write lengthy sentences, you can make a flow chart or a small diagram, but do not do it unnecessarily. I wish everybody taking the examination all the very best. Hello everyone, I am Sujaval Jagga. I have secured All India rank 84 in UPSC Civil Services exam 2021. Before that, I had secured rank 7 in Punjab Civil Services exam 2020, which means during this attempt I was already working with the government of Punjab. I am a qualified chartered accountant of May 2018 batch, and after that I had started working with the corporate sector both in India and then abroad in Tokyo, Japan. And then I took a decision, came back to India and then started preparing for Civil Services exam in June 2019. What I used to do was कि मैंने syllabus mapping की हुई थी. So the syllabus given by UPSC, I modified it in some terms, उनको simplistic manner में लिख लिया, and then उसी पे 1 pager notes बना लिए, and then जो अभी 2022 में पेपर आया है, I have shared that PDF. The link is in description. Also, I have shared that on my Telegram channel. तो जैसे भी आपको feasible हो, you may please download it and have a look. तो you will realize कि out of 400 marks का पेपर, more than 300 marks पेपर is directly and plainly from the syllabus. Directly syllabus का टर्म उठाइए, उसका simple उन्होंने question पूछ लिया. So I think if you use the syllabus as like your GPS, the chances of going astray or the chances of being ineffective or inefficient will be reduced, and बहुत जल्दी तैयारी हो जाएगी and you will score well in the exam. So let's get started. तो पहले बात करते हैं 1A. The question is MBO is a mixed blessing. Elucidate the statement. MBO typically verbatim आपके syllabus में दिया हुआ है. Simple question. We'll give an intro of Peter Drucker. MBO ये होता है. Then we can make a circle कि setting corporate goals, individual goals, use their set measures, continuous monitoring, और वो आपका एक छोटा सा definition. Then you make that flow chart और circle types. फिर उसके बाद इन्होंने पूछा है mixed blessing means उसके benefits लिखो, limitations लिखो. Benefits are also very simple, helps integration of IG and OG, authority control में help करता है, measurable goals होते हैं, employees are motivated. कोई motivation की theory let's say लोग की है वो goal setting theory कि measurable goals होते हैं, a person is motivated.
तीन चार वो बेनिफिट लिखो, देन तीन चार लिमिटेशंस लाइक एडवर्ड डेमिंग यूज्ड टू से कि MBO से क्या होता है कि देयर माइट बी ए गोल डिस्टोर्शन कि पीपल स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन द मेजरेबल एस्पेक्ट्स और द पेपर वर्क इंक्रीजेज और ह्यूज नॉलेज प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड. देन आप यहाँ पे मैकग्रेगर की थ्योरी X यूज़ कर सकते हो दैट पीपल आर नॉट सो मोटिवेटेड टू अचीव हायर गोल्स, तो उनको बस जो कहा जाए वो उतना ही करना चाहते हैं, तो MBO इज़ नॉट फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल. तो वो तीन चार लिमिटेशन लिखी. उसके बाद यू में इफ़ यू हैव द स्पेस तो एक दो आप वे फॉरवर्ड लिखो. नहीं है स्पेस तो कंक्लूजन को ही आप फ्यूचरिस्टिक बनाओ दैट विद यूजिंग गुड लीडरशिप, विजनरी लीडरशिप, written down policies, MBO can be a huge success, right? What I used to do is कि मैं इसको किसी न किसी corporate example, since I have already shared कि मैं already corporate में काम कर चुका हूँ, तो I would give an example of PwC. I have done my articleship from PwC कि PwC में क्या होता था, an employee used to declare his own goals, top down goal setting नहीं होती थी. तो हम गोल डिक्लेयर करते थे, मैनेजर यूज टू अप्रूव इट कि ठीक है यही गोल्स हैं, देन आफ्टर एन ईयर दोज गोल्स यूज टू बी द यार्डस्टिक फॉर आवर परफॉर्मेंस अप्रेजल. तो आप वैसे वाला कॉर्पोरेट एग्जाम्पल से भी कंक्लूड कर सकते हो कि दिस सच टाइप ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस कैन बी अप्लाइड इन अदर ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो. देन अगेन मैट्रिक स्ट्रक्चर ब्रेक्स द यूनिटी ऑफ कमांड. मैट्रिक स्ट्रक्चर एग्जैक्ट सिलेबस में दिया हुआ है और मैट्रिक स्ट्रक्चर की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन ही यूनिटी ऑफ कमांड की है. तो आप मैट्रिक स्ट्रक्चर की इसमें 10 मार्क्स का डेफिनेशन लिखो. मैट्रिक स्ट्रक्चर एक डायग्राम बनेगा वो ग्रिड वाला, ठीक है, एंड देन यू विल से हाउ इट ब्रेक्स द यूनिटी ऑफ कमांड. यू मे राइट वन लाइनर डेफिनेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड गिवन बाय हेनरी फ्योल दैट an individual should receive orders from only one senior and no dual subordination. How it breaks ki what and when aspects are determined by the project manager, how aspects determined by the line manager, and इस वजह से यूनिटी ऑफ कमांड ब्रेक होती है. तो बट सिंस ये 10 मार्क्स का है तो आपको इसको एक्सपेंड करना है कि जब रिक्रूटमेंट होती है तब भी हायरिंग अपना लाइन मैनेजर ज़्यादा देखता है, बट यूज़ उसे एम्प्लॉई को जो काम करवाना है वो प्रोजेक्ट मैनेजर करवाता है. देन परफॉर्मेंस अप्रेजल में काम प्रोजेक्ट मैनेजर ने करवाया, रेटिंग उसकी लाइन मैनेजर से होगी. एंड देन सिमिलरली 2-3 पॉइंट्स आप और क्रिएट कर सकते हो. एंड देन द 20% और 25% ऑफ द सेकेंड पेज कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूचरिस्टिक वे फॉरवर्ड दैट हाउ दिस कैन बी सॉल्व्ड. And again, अब PwC के example, rather than writing the word PwC, I might write EY, KPMG, Deloitte, whatever, कि वहाँ पे क्या होता है, सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स होते हैं, रिटन डाउन पॉलिसीज होती हैं, एंड देन द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑल्सो हैज़ अ से इन द परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द एम्प्लॉई. तो दैट इज़ हाउ मैट्रिक स्ट्रक्चर की यूनिटी ऑफ कमांड की लिमिटेशन कैन बी ब्रोकन, राइट. देन क्रिटिकली डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेड्स. क्रिटिकली डिस्कस, क्रिटिकली मतलब बहुत प्लस एंड माइनस. पर्सनैलिटी GW LPOT की डेफिनेशन है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दोज इंडिविजुअल सिस्टम्स विच डिटरमिन द यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट, वो सब लिखा. देन पर्सनैलिटी में व्हाट आई यूज टू डू वाज कि एक डायग्राम बनाना है पर्सनैलिटी का, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आइसबर्ग वाला वो डायग्राम है ना सिगमंड फ्राइड का, आई थिंक, इड सुपर ईगो. तो पर्सनैलिटी की डेफिनेशन, छोटा सा डायग्राम बनाया फटाफट. देन क्रिटिकली डिस्कस, तो 4-5 बेनिफिट, 4-5 लिमिटेशन, एंड देन अगेन कंक्लूजन में कॉर्पोरेट एग्जांपल लिया कि यूज़ ऑफ 360 डिग्री फीडबैक एंड योगा, मेडिटेशन, माइंडेड प्रोग्राम है एक सोनी का, वो उससे दीज द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैन बी टेकन केयर ऑफ. और इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव लिखने हैं वो आपके एग्जैक्टली पर्सनैलिटी ट्रेट्स का जो चैप्टर है, जो आपके नोट्स होंगे उसी से कीवर्ड्स उठाओ. आप कोर सेल्फ इवेल्यूएशन की बात करो, सेल्फ एस्टीम की बात करो, डार्क ट्राइड होता है मेकियावेलिनिज्म, नार्सिसिज्म, साइकोपैथ. देन ओशियन है, ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म, उसके बारे में कुछ बात कर लो. देन यू माइट टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर बाय डेनिस ऑर्गन. तो वो 4-5 पॉइंट लिखो, प्लस में 4-5 पॉइंट माइनस में थ्योरी टाइप ए टाइप बी एम्प्लॉई की बात कर सकते हो, एंड देन यूज देम एंड देन क्लोज द क्वेश्चन यूजिंग अ कॉर्पोरेट एग्जाम्पल और राइट मैन एट राइट जॉब वगैरह कुछ भी ऐसे कीवर्ड यूज़ करके उसे आप क्लोज कर दो. देन 1D एंड 1E लार्जली काफ़ी हद तक सिस्टम्स अप्रोच पे इन्होंने पूछ लिया है. सिस्टम्स अप्रोच अगेन डिटो वर्बैटिम क्वेश्चन अपने सिलेबस में दिया हुआ है. सिस्टम्स अप्रोच इन कंटेक्स्ट ऑफ एवोल्यूशन. अब एवोल्यूशन की बात करिए तो सिस्टम्स अप्रोच की डेफिनेशन लिखो और एक फ्लो चार्ट बना दो. प्री क्लासिकल थ्योरीज, क्लासिकल थ्योरीज, न्यू क्लासिकल थ्योरीज, उसके बाद बीच में बर्नार्ड और वो भी आते हैं, सोशल सिस्टम और हाउथन एक्सपेरिमेंट्स बाय एल्टन मायो. देन सिस्टम्स अप्रोच है, देन कंटीजेंसी अप्रोच है. सिस्टम्स अप्रोच के फीचर्स लिखो और एक यहाँ पे अगेन एक डायग्राम बन सकता है, इनपुट और फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड देन आउटपुट, प्रोसेसिंग होगी ऑर्गेनाइजेशन में,
उसके अब 4-5 फीचर्स लिखो, 4-5 बेनिफिट्स, एंड अगर स्पेस बचता है तो 2-3 लिमिटेशन, नहीं तो एक लाइन में ही लिमिटेशन यू मे राइट, एंड देन इन द कंक्लूजन यू कैन राइट दैट सिस्टम्स अप्रोच इज abstract while contingency approach gives meaning to it or makes it realistic, and or you may also write that contingency approach is an offshoot of systems approach because they have said that in the context of evolution. तो अगर आप कंक्लूड इससे और बेटर थ्योरी से करोगे तो आई थिंक ये आपका पूरी एवोल्यूशन की स्टोरी कंप्लीट होती है. 1E अगेन मेन सिस्टम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस. सिस्टम्स अप्रोच में ही हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब सिस्टम्स पढ़ते हैं बाय डिफरेंट थिंकर्स, कार्गोनियन, ऑब्जेस, कास्ट एंड रोजनबाइक, एमरी एंड ट्रिस्ट. तो उनमें से कोई भी 2-3 थिंक करके 4-5 सिस्टम उठाओ, एक डायग्राम बनाओ, 5-6 सिस्टम्स को एक्सप्लेन करके. ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस अगेन अपने बिल्कुल सिलेबस में ही है, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस की डेफिनेशन, देन 6-7 सिस्टम्स लिखे, एंड देन इन अ स्मॉल पैरा ऑफ 20-30 वर्ड्स यू मस्ट राइट कि we have disagreement or concurrence over the number of subsystems that should be in an organization, or the interdependencies of the, or the how to manage different subsystems. We can say there are 3 types of interdependencies: pooled, reciprocal, sequential. तो वो भी आप कीवर्ड यूज़ करके उसके बाद using the well thought out plans, written policies, good leadership, again वही क्लासिक चीज़ें लिख के आप लिख सकते हो कि systems approach can be used for organization effectiveness. क्वेश्चन 2 राइट, अभी शॉर्ट नोट्स अपने पूरे हो गए हैं, अब 2A की बात करते हैं. सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन पे है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है टू माय ओपिनियन, सीधा सिलेबस में लिखा हुआ है. एंड सिंस आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट तो 11th-12th की बिजनेस स्टडीज़ में भी हम सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स में पढ़ते थे. सेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन, डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, 20 मार्क्स का है ये, ठीक है. उसके बाद ना एक डायग्राम बन जाएगा. सेंट्रलाइजेशन में आप क्या बनाओगे, एक बड़ा सा सर्कल बनाओगे, आसपास छोटे छोटे सर्कल, एंड यू विल शो की एरोज एमिनेटिंग फ्रॉम द सेंटर टू से कि सेंटर पे सारी पावर कंसंट्रेटेड एंड दैट इज बीइंग गोइंग फ्रॉम टू डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम सेंटर. डिसेंट्रलाइजेशन में रिलेटिवली इक्वल साइज के सर्कल्स आप बना दोगे टू शो कि पावर हैज़ बीन स्कैटर्ड. आपने वो लिखा. उसके बाद इट सेज इट कैन नॉट बी मेड इन आइसोलेशन, नन इज गुड और बैड, क्रिटिकली इवैल्यूएट. क्रिटिकली इवैल्यूएट मतलब प्लस और माइनस दोनों के लिखने हैं. तो ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ फर्स्ट पेज पे आपकी 2 डेफिनेशंस, 2 डायग्राम आ जाएंगे. उसके बाद आपको सेंट्रलाइजेशन, नन इज़ गुड और बैड, पहले इसको टेकअप कर लेते हैं. नन इज़ गुड और बैड मतलब ना ही दोनों प्योर अच्छे हैं ना ही दोनों प्योर बुरे हैं. तो आप, मैंने टेबल बनाऊंगा एक, बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन, मेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन, डीमेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन, 3-4 मेरिट्स, 3-4 डीमेरिट्स. देन मेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डीमेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. जो डीमेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन होंगे उसको इन्वर्स करके आप मेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन में लिख सकते हैं. जो मेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन होंगे उसको रिवर्स करके आप डीमेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में लिख सकते हैं. या इससे आपका सेकंड पेज कंप्लीट हो जाएगा. नाउ लेट्स गो टू थर्ड पेज ऑफ आवर आंसर शीट. 20 मार्क्स में 3 पेज ही मिलते हैं अपने को, अनलाइक द जीएस जहाँ 15 मार्क्स के लिए 3 पेज मिलते हैं. तो दैट सेव्स योर टाइम एंड हेल्प्स यू राइट द क्वालिटी कंटेंट. तो इसीलिए ऑप्शनल में क्वालिटी बिकम्स पैरामाउंट बिकॉज पेजेस कम है, मार्क्स ज़्यादा हैं, तो आपको क्वालिटी पे बहुत फोकस करना है, सिर्फ क्वांटिटी से नहीं होगा. थर्ड पेज पे जो हमने छोड़ा था, कैन नॉट बी मेड इन आइसोलेशन. कैन नॉट बी मेड इन आइसोलेशन का मतलब है कि इट डिपेंड्स अपॉन अ मिरियाड ऑफ फैक्टर्स. तो अपने को वो फैक्टर्स लिखने हैं, 7-8 फैक्टर्स लिख देंगे हम. सेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर प्लांट है तो बहुत सेंट्रलाइज्ड होगा, स्टार्टअप है बहुत डिसेंट्रलाइज्ड होगा, गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ लीडरशिप, सिचुएशन, एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज अवेलेबल, बहुत सारे 6-7 फैक्टर्स आप लिख के तो अपने सारी डायमेंशंस एड्रेस कर दी. एंड देन वी हैव टू गिव अ फ्यूचरिस्टिक वे फॉरवर्ड. फिर 2-3 आप सोल्यूशन लिख सकते हो कि कैसे आप सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइज को आप बैलेंस करो. तो मैरी पाकर फॉलेट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंकर्स हु सेज दैट लॉ ऑफ सिचुएशन शुड प्रिवेल, कि सिचुएशन जिस हिसाब से है उस हिसाब से काम होना चाहिए. और मे बी आप बर्नार्ड का भी लिख सकते हो, एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी के बारे में बात करते थे वो, कि अथॉरिटी डज नॉट लाई विद द पोजीशन विच गिव्स द ऑर्डर, इट रादर इट लाइज विद द पोजीशन विच रिसीव्स द ऑर्डर. तो अब उन दोनों तीनों थिंकर्स की भी बात हो जाएगी, एक डाइवर्सिटी भी आ जाएगी और एक आप उसको कंक्लूड भी हो जाएगा. कंक्लूजन में फॉर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये मैंने पता नहीं किसी बुक से ही ढूंढा था. देयर इज अ पर्सन कॉल्ड टॉम पीटर्स हु सेज दैट एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर बोथ सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड. तो बस वन लाइनर में आप कंक्लूड करो, मेरे ख्याल से इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता. दिस यूज्ड टू बी वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, तो मेरे को इस पर काफ़ी अच्छा प्रिपेयर्ड है. कॉजेज ऑफ डिस्टोर्शन 2B पे आ गई. कॉजेज ऑफ डिस्टोर्शन इन परसेप्शन, सजेशंस फ्रॉम इंप्रूविंग परसेप्चुअल कैपेबिलिटीज. 10+10 का अपने 2 पार्ट्स हो गए. देन अगेन परसेप्शन की आप डेफिनेशन लिखोगे, दैट द प्रोसेस ऑफ गिविंग मीनिंग टू द स्टिमुलस और द एनवायरनमेंट.
फिर आप इसमें वैल्यू ऐड क्या कर सकते हैं, परसेप्शन का ना एक फ्लो चार्ट बना दो, स्टिमुलस, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन, आउटपुट, आर बिहेवियर। तो छोटा सा फ्लो चार्ट डेफिनेशन के बाद बन जाएगा। इससे आपका एक आंसर भी लाइवली हो जाएगा और आपको वो चीज़ आती है। जिसने भी परसेप्शन के बारे में पढ़ा है वो फ्लो चार्ट तो अपने को आता ही होता है। 20 मार्क्स का है तो वी ऑलरेडी हैव एडिक्वेट स्पेस टू मेक दैट। वो प्रोसेस बनाया। देन कोजेज ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ परसेप्शन, तो इसमें आप एरर्स की बात कर सकते हैं, हिंडसाइट बायस, स्टीरियोटाइप्स, सेंट्रल टेंडेंसी, और मे बी रिस्क एवर्जन बायस, और हेलो एरर, और सेलेक्टिव परसेप्शन। और देन वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द इम्प्रेशन मैनेजमेंट बाय द पर्सन, जिसमें वी से फ्लैटरी और बिना बात के किसी पे अपना ब्लेम अपने पे लेना या अपनी ही सेल्फ प्रमोशन करना, ऑल दोज थिंग्स जो हमने पावर एंड पॉलिटिक्स चैप्टर में पढ़ते हैं वहाँ से भी यहाँ पे हम ला सकते हैं चीज़ें। देन वी कैन राइट अबाउट फिगर ग्राउंड प्रिंसिपल, कि फिगर किसी के लिए, ग्राउंड किसी के लिए, तो परसेप्चुअल एरर्स आर बाउंड टू हैपन, डिस्टॉर्शन इज बाउंड टू हैपन। फिर अपन बात करें सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग। वन मोर थिंग, 20 नंबर का जो क्वेश्चन होता था ना, आई ऑलवेज यूज टू मेक कॉन्शियस एफर्ट कि मैं ना एक छोटा सा डब्बा क्रिएट करूँ उसमें, एंड आई राइट कॉर्पोरेट एग्जाम्पल और केस स्टडी टाइप्स और बेस्ट प्रैक्टिस टाइप्स लाइक अबव सेड एग्जाम्पल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें ना मैं हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल अपना ज़रूर लिखता था कि यार कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंसेज द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन अ वेरी एक्सक्विसिट मैनर। 246A में अलग अलग सब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं स्टेट और यूनियन को, बट एमरजेंसी होगी तो सब कुछ सेंटर के पास चला जाएगा। तो दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल जिसमें हम बिल्कुल स्टेटमेंट में फिट बैठता है कि इट कैन नॉट बी डन इन आइसोलेशन, नन इज़ गुड और नन इज़ बैड। तो वो डब्बा बना के आप लिख सकते हो। इसमें हम इम्प्रूविंग परसेप्चुअल कैपेबिलिटीज़ ऑफ मैनेजर्स इन ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें भी आप कोई भी एक डब्बा बना के जस्ट राइट एनी रैंडम थिंग, आपको बहुत ज़्यादा कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट टेक एनी ऑर्गेनाइजेशंस नेम। आई न्यू अबाउट महिंद्रा एंड महिंद्रा विच यूज टू ऑर्गेनाइज अ खुला मंच इनिशिएटिव वेयर द टॉप लीडरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट्स विद द एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉय कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनसे और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने एग्जाम्पल्स, अपने एक्सपीरियंसेस, ऑनगोइंग पॉलिसीज वो सब शेयर करते थे ताकि किसी में कोई परसेप्चुअल एरर ना आए, कोई पॉलिटिक्स क्रिएट ना हो। तो वो एग्जाम्पल यहाँ भी बड़ा एप्टली यूज़ हो सकता है। जब भी एग्जामिनर एक कॉर्पोरेट एग्जाम्पल पढ़ेगा, ही फील्स लाइक कि ये बच्चे ने एक स्पेशल एफर्ट मारा है, एक काफ़ी अच्छी नॉलेज है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल और रो चीज़ें नहीं लिख रहा है। टू माई माइंड आई थिंक दैट विल हेल्प एंड दैट विल मेक योर आंसर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो ये चीज़ अगर आप कर पाओ तो प्लीज़ 15-20 एग्जाम्पल ही अपने अलग से निकाल लो और उसी को हर एक में यूज़ करी जाओ। हर टॉपिक के लिए अलग अलग एग्जाम्पल करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल ट्राई कि जो मेरे पास एग्जाम्पल पढ़े थे उसे कंसोलिडेटेड फॉर्म में एक तरीके से लिख के मैं आपको आई हैव माई ओन टेलीग्राम चैनल, वहाँ शेयर कर दूँ, या मे बी गोइंग फॉरवर्ड DKT पे आप एक और वीडियो कर लें और वहाँ पे वो शेयर कर दें। देन ब्रीफली रिव्यू हाउ कॉन्फ्लिक्ट कैन प्रोवाइड बेनिफिट्स टू दी ऑर्गेनाइजेशन। अब कॉन्फ्लिक्ट का अगेन क्लासिकल हमारा एक पूरा चैप्टर ही आता है और टर्मिनोलॉजी मैंशनड है हमारे सिलेबस में। और कॉन्फ्लिक्ट में आप पढ़ते ही हैं क्लासिकल ये व्यू था, फिर ह्यूमन रिलेशंस का क्या व्यू था, एंड देन मॉडर्न व्यू इज़ कि कॉन्फ्लिक्ट इज़ नॉट रियली डिसरप्टिव। तो फिर इसमें एक अपना वो चार्ट सा बनता है लाइक यू नो बेल कर्व टाइप्स कि लो कॉन्फ्लिक्ट है तो इट शुड बी इंक्रीज, मीडियम कॉन्फ्लिक्ट है तो मेंटेन, ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है तो इट शुड बी रिड्यूस्ड, एंड द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस इज हाईएस्ट व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट इज एट अ मॉडरेट लेवल। तो आप हाउ कॉन्फ्लिक्ट कैन और कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन लिखो, एमिटाई एजियो नहीं किसी और की है, लाइकट की है, कॉन्फ्लिक्ट इज द डिटरमिन्ड for personal objectives which you've achieved precludes to the non-achievement of the preferred objectives of other person। वो लिखो। कॉन्फ्लिक्ट एक फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हो, latent perceived felt manifested conflict aftermath, then you may write about the 7-8 benefits of conflict, and then मैरी पाकर फॉलेट का नाम तो बहुत ज़रूर लिखना है इसमें अपने को। अगेन वन ऑफ माई फेवरेट थिंकर एंड शी यूज टू से कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट दैट ऑल पॉलिशिंग इज डन थ्रू फ्रिक्शन, कि मतलब थोड़ी बहुत फ्रिक्शन होगी तभी आपकी इनोवेशन, तभी आपका न्यू वे ऑफ थिंकिंग आएगा और ग्रुप थिंक को आप ओवरकम कर पाओगे। एंड देन शी यूज टू से कॉन्फ्लिक्ट शुड बी सॉल्व्ड बाय इंटीग्रेशन। तो उनका एक ट्रायंगल बनता है, फॉलेट ट्रायंगल जिसे बोलते थे, कॉम्प्रोमाइज, इंटीग्रेशन, डोमिनेशन। ना कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए ना डोमिनेशन होनी चाहिए, सिर्फ इंटीग्रेशन होनी चाहिए। उससे अगर आप कंक्लूड करोगे आई थिंक कम से कम 1 नंबर अपने को एक्स्ट्रा मिल जाना है और वो डायग्राम भी अपना बन जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन अपना इससे हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन, explain with the help of expectancy theory why a lot of workers are not motivated and do only minimum necessary। I think 20 नंबर में
3 पेजेस में सिर्फ एक्सपेक्टेंसी थ्योरी से जस्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अपने को खींच के कर सकते हैं अगर अपने को बहुत फोर्थ क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से नहीं आता। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी विक्टर विरूम एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड वेलेंस की वो 3 चीज़ों की बात करता है। थ्योरी के बारे में आधा पेज, 75% ऑफ फर्स्ट पेज आप लो, थ्योरी को प्रॉपर एक्सप्लेन करो, एंड देन 3 एलिमेंट्स को लेके एक्सपेक्टेंसी उसका मतलब लिखो कि लाइकलीहुड दैट माई एफर्ट्स विल लीड टू डिजायर्ड परफॉर्मेंस, उसका मीनिंग लिखो। देन शो कि जब हम अपनी एफर्ट पे कॉन्फिडेंट नहीं होते कि इससे हमें डिजायर्ड परफॉर्मेंस मिलेगी, यानी कि हमें जॉब एम्बिग्विटी है, अथॉरिटी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, एम्प्लॉय नहीं मान रहे हैं, अच्छा कल्चर नहीं है, वो सब के कारण एक्सपेक्टेंसी में वो चीज़ें आप एक्सप्लेन करो, एंड देन यू मे राइट एन एग्जाम्पल, एंड देन 1 या 1.5 लाइन में सोल्यूशन कि प्रॉपर जॉब एनालिसिस हो, जॉब डिस्क्रिप्शन हो, जॉब स्पेसिफिकेशन हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिलेक्शन हो, HRM के भी आप यहाँ पे कंपोनेंट सारे यूज़ कर लेने हैं, तो उससे एक्सपेक्टेंसी ठीक हो सकती है, जिससे मोटिवेशन बढ़ेगी। देन सिमिलरली एक्सपेक्टेंसी के बाद इंस्ट्रूमेंटेलिटी के बाद बैलेंस, इन तीनों को आप 60% में 60% ऑफ अ पेज में एक्सप्लेन करोगे। 60% में आपका थ्योरी ले ली थी, तो 60% तो 240% हो गया टोटल। अपनी लास्ट पेज का 60% बचता है बस, उसमें आप लिखो रिवाइज्ड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के बारे में, जो शायद पोर्टर एंड लॉलर के बारे में थी, उसने भी 2-3 लाइनें उस पर लिखो, एंड देन हाउ टू मे बी ए कॉर्पोरेट एग्जाम्पल, जैसे आप डब्बे की बात करते थे वो आप ले सकते हो, कोई सोल्यूशन देना चाहते हो अलग से वो आप दे सकते हो, नहीं तो बाकी चीज़ों को स्ट्रेच करके क्वेश्चन क्लोज कर दो। अपने को हर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अच्छे आंसर नहीं लिखने हैं, पेपर भी पूरा हो, 50-60-70% बहुत ज़्यादा क्वालिटी का हो, बाकी सब एवरेज हो, अपना चलेगा। तो टू माई माइंड, मतलब हो सकता है मुझे नहीं आता तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि इसमें कम लिखो, तो अपना इसको चला सकते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। पहले फर्स्ट अटैम्प्ट में जो मैंने फर्स्ट में लिखा था, तो मैं ऐसे बहुत टाइम ख़राब करता था कि जो नहीं आता तो उसी पे एफर्ट मारे जा रहा हूँ कि और निकालने का, इतने में जो आते हैं उसके लिए ही टाइम नहीं बचता। टू बी कल्चर, डायरेक्ट अपने सिलेबस में कल्चर लिखा हुआ है, और ये डेफिनेशन भी बहुत क्लासिकल डेफिनेशन है कल्चर की, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट बताने अपने को कल्चर के, और इन्होंने डिवीजन भी दी हुई है 6 मार्क + 7 मार्क + 7 मार्क, तो मतलब 3 पेज हैं अपने, एक डायमेंशन एक पेज पे आएगी। पहले पेज पे अपने को कल्चर की डेफिनेशन लिखेंगे, और ना कल्चर जब भी आए, ये तो मतलब यू टेक इट एज योर थंब रूल, तो जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर दिखे एक वो आइसबर्ग जरूर बना देना। आइसबर्ग वाला डायग्राम होता है अपना एक कल्चर वाला, एजम्पशंस, बिलीफ्स, नॉर्म्स, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, सॉल्यूशंस। तो एजम्पशंस, नॉर्म्स, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर ये अपने इनविजिबल कंपोनेंट बनेगा, और सिर्फ जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो विजिबल होते हैं। तो ऐसे वाला आइसबर्ग बना सकते हो आप, छोटा सा पेंसिल से और डब्बा बना दो। देन एक्सप्लेन दिस 4-5 थिंग्स, क्योंकि ये 6 नंबर का है, बिलीव्स, एजम्पशंस, वैल्यूज, नॉर्म्स, इसको एक में एक्सप्लेन किया और एक को एग्जाम्पल दे दी। अगर मान लो आपको बिलीफ की बात करनी है तो आर्मी की बात करो, और वैल्यूज़ की बात करनी है तो सिविल सर्विसेज वैल्यूज़, GS4 में अपन नोलन कमेटी पढ़ते हैं, 1-2 वैल्यूज़ वहाँ से चिपका दो। नॉर्म्स की बात करते हैं तो मे बी यू कैन टॉक ऑफ आर सोसाइटी से कुछ उठा लो कि एक नॉर्म है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे बिग फोर्स में क्या होता था, ईयर एंड ब्रेक होती थी, 10 दिन की ब्रेक मिलनी है, या मे बी ओपन डेस्क पॉलिसी होती है, CEO भी आपका डेस्क पे बैठा है, तो मतलब ऑल दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स यू मे यूज़। देन पॉजिटिव इम्पैक्ट, 5-6 पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत आसानी से लिखे जा सकते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी 5-6 चीज़ें आप लिखो, उसमें 5-6 पॉइंट्स, एथनोसेंट्रिसिज्म, रिचुअलिज्म, स्टीरियोटाइप्स, फोकस ऑन एंड्स रादर देन मीन्स, और आप मर्जर इससे रुक जाते हैं। तो बाई कल्चरल ऑडिट्स होते हैं, ये भी अपने एक टॉपिक है। तो वॉलमार्ट और एयरटेल का मर्जर कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से ही रुका था। एंड देन कल्चर होते हैं तो लॉ सूट्स भी आ सकते हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, इन्फोसिस के अगेंस्ट लॉ सूट हुआ है ऑफ ड्यू टू इट्स एलिजेड बायसनेस, ये US में हुआ है। तो ऐसे की एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा पूरा। देन फ्रेडियन स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, बट यहाँ अपने को पता लगता है प्रीवियस ईयर्स की वैल्यू। 2016 में बिल्कुल डिटो 10 नंबर का शॉर्ट नोट आया फ्रीडियन स्टेजेस, तो अगर किसी ने वो पढ़ी हैं, उसका सोल्यूशन निकाला है, तो यहाँ काम सेट हो जाएगा। 90% बच्चों को नहीं आता होगा, जिसको आता होगा ही विल पास थ्रू। तो सिगमंड फ्राइड के आप 2-3 लाइन में थ्योरी लिखो। सिगमंड फ्राइड सेड की अनकॉन्शियस चीज़ों से पर्सनैलिटी डिटरमिन होती है रादर देन जस्ट कॉन्शियस। देन सुपर ईगो इड ईगो, वो अगेन आइसबर्ग वाला डायग्राम। देन 5 स्टेजेस, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंट, और एक और है जेनाइटल। 5 स्टेजेस 2-2 लाइन में लिखो, एंड देन प्लीज राइट 2 to 3 लाइन्स में इसकी लिमिटेशन ऑल्सो। इट इज सेड दैट फ्राइड फोकस टू मच ऑन द मेल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, या कुछ स्टीरियोटाइप्स भी थे उस केस में, वो 2-3 पॉइंट लिखो, एंड देन कंक्लूड विद द अदर थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। ये तो अपनी कॉग्निटिव थ्योरी थी, उसके बाद पर्सनैलिटी थ्योरीज आई, ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज आई, बिहेवियरिस्ट थ्योरीज थी,
अपना रियासेक मॉडल है, सिचुएशन स्ट्रेंथ थ्योरी है, ट्रेट एक्टिवेशन थ्योरी है, देन क्रिस आर्गरीज बोलते हैं कि सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में। तो उनसे बात करो कि सिर्फ अपने ब्रेन से नहीं, सिर्फ अपनी सोच से नहीं, अपनी सिचुएशन से भी डिटरमिन होती है कि हाउ आर पर्सनैलिटीज़। एक दो लाइन में यू मे राइट दैट, अगर अपने को स्पेस और टाइम बचता है तो। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन ऑफ हेल्प टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। Scoring high in the commerce optional requires three things. Number 1, latest material. Number 2, previous year question coverage. And number 3, right practice of the answer writing. Our classroom course of commerce has all these three things. Hello, my name is C. Rahul Kumar. Come and join us. हाय एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली नॉलेज ट्रैक। मेरा नाम मुस्कान जिंदल है और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इस बार मैंने ऑल इंडिया रैंक 87 सिक्योर किया है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी अपनी ऑप्शनल स्ट्रैटेजी। तो मेरी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल थी। पेपर 1 के मोस्टली जो पार्ट्स थे वो मैंने कॉलेज में ऑलरेडी पढ़े थे अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पर। जो बेसिक्स थे अकाउंटिंग के या प्रैक्टिकल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके, वो मेरे क्लियर थे। तो उसके लिए मैंने कोई स्पेशल बुक रेफ़र नहीं की थी। मैंने पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड किए थे और मैंने उनको बहुत अच्छे से सॉल्व किया था। हर टॉपिक को जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, सपोज़ अमालगमेशन और मर्जर है जिसका क्वेश्चन हर साल ऑलमोस्ट आता ही है एग्जामिनेशन में, तो उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करती थी हर टॉपिक के। इससे क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आता है कि अगर जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ रहे हैं आप वो सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, आपकी तैयारी कहीं ना कहीं सही जा रही है और आप कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज़ हो जाता है। तो यही मैंने किया था पेपर 1 के लिए। और पेपर 2 के लिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे या टॉपिक्स थे जो मैंने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े थे, वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के थे। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने नहीं की है, मैंने अभी बीकॉम ऑनर्स ही किया है। तो उसके लिए मैंने कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आई विल टेल यू कि कौन सी बुक्स मैंने रेफ़र की। उनको जस्ट पढ़ा था सो दैट कि मैं टॉपिक से मेरे को फेमिलियरिटी हो जाए उन टॉपिक्स से। और उसके बाद मैंने रैंकर्स के नोट्स रहते हैं कॉमर्स के लिए। आई एम श्योर आप सबको पता होगा जो भी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एज ऑप्शनल। तो उन नोट्स को मैंने रेफ़र किया था एग्जामिनेशन से पहले, प्रीलिम्स के बाद। उस टाइम पे मैंने स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ी थी, उस टाइम पे बस मैंने उन नोट्स को पढ़ा था। वो नोट्स बहुत ही अच्छे हैं, काफ़ी क्रिस्प हैं और आपकी तैयारी हो जाती है, आप उससे आंसर्स आराम से लिख सकते हैं। सो दैट वॉज माई स्ट्रैटेजी फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट। नाउ कमिंग ऑन टू द बुक्स जो मैंने रेफ़र की थी, मैंने लिखा है कि मैंने कौन सी बुक्स रेफ़र की थी। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर के लिए एक बुक रहती है बाय BP सिंह एंड TN छाबड़ा, मैंने वो बुक रेफ़र की थी। जस्ट मैंने पढ़ी थी वो बुक, उसको बहुत नोट्स नहीं बनाए थे या डिटेल में नहीं पढ़ा था, उसको मैंने सिर्फ पढ़ा था ताकि मेरे जो भी टॉपिक्स हैं मैं उनसे फेमिलियर हो जाऊं, मुझे पता लगे कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या है। सेकेंडली, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एक बुक रहती है CB गुप्ता बाय CB गुप्ता, वो बुक मैंने रेफ़र की थी। और इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए एक बुक है अगेन बाय TN छाबड़ा एंड RK सूरी, तो वो वाली बुक मैंने इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए रेफ़र की थी। ये बुक्स जो हैं इनको मैं वापस बोल रही हूँ, मैंने सिर्फ रीडिंग दी थी, एक कैजुअल रीडिंग, सो दैट कि मैं उन टॉपिक्स मुझे पता लगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या है। और ऑप्शनल का मेरा स्टडी रूटीन कुछ ऐसा रहता था कि जब मैं GS की तैयारी कर रही थी, जैसे दिन में अगर मैं GS का पढ़ रही हूँ तो मैं अराउंड 2-3 आवर्स अपने ऑप्शनल के लिए निकाल लेती थी। प्रीलिम्स से पहले एक बार मैंने अपना पूरा ऑप्शनल का सिलेबस हाथ से निकाल दिया था, कि एक बार देख लिया था, प्रॉपर अच्छे से कंप्लीट कर लिया था प्रीलिम्स से पहले। एंड इसके लिए मुझे अराउंड 3 मंथ्स लगे थे अपना पूरा सिलेबस, 3.5 मंथ्स पूरा सिलेबस एक बार करने के लिए। एंड प्रीलिम्स के बाद जब जो 3 महीने का गैप रहता है प्रीलिम्स और मेंस में, उसमें मैंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही रैंकर्स के नोट्स रेफ़र किए थे।
उसके अलावा मैंने और कोई नोट्स रेफ़र नहीं किए थे. आई रिलाइड ऑन रैंकर्स नोट्स ओनली. एक चीज़ जो मैंने की थी ऑप्शनल के उसमें वो ये थी कि मैं करंट अफेयर्स से अपडेट करते रहती थी. जैसे टैक्सेशन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टैक्सेशन को अपडेट करते रहें, क्योंकि न्यू चेंजेस आते हैं हर साल. जब बजट इंट्रोड्यूस होता है तो कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपडेटेड मटेरियल रेफ़र करें टैक्सेशन के लिए. और बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, तो कुछ रेलेवेंट करंट अफेयर्स अगर रहते थे उन सब्जेक्ट से रिलेटेड, मुझे लगता था कि ये हम मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर्स में, तो वो मैं ज़रूर करती थी. बिकॉज क्या होता है, जब आप आंसर्स में करंट अफेयर्स कुछ भी लिखते हैं, आप सब्सटैंशिएट करते हैं, तो आपका आंसर बहुत इम्पैक्टफुल बनता है. अब बात करें आंसर राइटिंग की ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए, तो मेरे आंसर्स में एक ये रहता था कि जब भी मैं कोई डेफिनेशन लिखती थी तो मैंने बहुत पहले से ही, जब मैं पढ़ रही होती थी तो डेफिनेशंस मैंने याद कर ली थी पर्टिकुलर ऑथर्स की. अगर आप डेफिनेशंस के साथ लिखते हैं कि वो कौन से ऑथर की डेफिनेशन है, स्पेशली फॉर पेपर 2, तो आपका आंसर ऑथेंटिक बनता है एंड आई थिंक इट हेल्प्स यू गेट मोर मार्क्स. सेकेंडली, आई यूज़ टू ड्रॉ फ्लो चार्ट्स एंड डाइग्राम्स. जब आप अपने आंसर्स में फ्लो चार्ट्स या डाइग्राम्स का यूज़ करते हैं, आपका आंसर अट्रैक्टिव बनता है एंड जो भी पॉइंट आप समझाना या एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं फिर उस चीज़ के लिए. तो अगेन आई यूज़ टू राइट डेफिनेशंस. जो भी मैं डेफिनेशंस लिखती थी मैं साथ में ऑथर ज़रूर मेंशन करती थी. सेकेंडली, फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स का यूज़ करती थी. और थर्डली, एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन रहता था एंड मैं अंडरलाइन ज़रूर करती थी अपने आंसर्स को जब भी मैं कोई आंसर लिख रही हूँ. ये मेरा बेसिक स्ट्रैटेजी था आंसर राइटिंग के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट में. तो यही था, बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी कॉमर्स ऑप्शनल के लिए मेरी, और यही मैंने फॉलो की. इसको कंसिस्टेंटली फॉलो किया एंड आई थिंक दैट हैज़ हेल्प मी. ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहता है तो आप एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं अपने मेंस के मार्क्स में, क्योंकि क्या रहता है ना, जीएस में मोर और लेस सबके सेम मार्क्स आते हैं. एक एसे, एथिक्स और ऑप्शनल के पेपर ऐसे हैं जिसमें आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं एंड यू कैन स्कोर गुड इन दीज सब्जेक्ट्स. आई होप कि आप लोग को थोड़ी सी हेल्प मिलेगी इस स्ट्रैटेजी से एंड यू कैन प्रिपेयर योर स्ट्रैटेजी एज वेल. सो ऑल द वेरी बेस्ट.